हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अमन जायसवाल एंड आई वेलकम यू टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। आशा करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़, एक इंपॉर्टेंट बात मुझे आप लोगों को बतानी है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपको भी पता चल जाएगा। अगर आपका एक ख्वाब है, अगर आपकी एक विश है कि भाई मुझे सरकारी नौकरी में जाना है, कोई भी ऐसा एस्पिरेंट जिसको सरकारी नौकरी करनी है, तो उसके लिए हिंदुस्तान में सबसे बड़ी नौकरी जो सबसे आसानी से मिल सकती है वो आता है एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक बॉडी है जो कि पूरे हिंदुस्तान में सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी रिक्रूटमेंट्स होती हैं वो देखता है। तो आप लोगों को कैसे इसमें एक मौका मिल सकता है, आप लोगों को कैसे एक केंद्रीय सरकार का एक कर्मचारी बनने का मौका मिल सकता है, तो आज पूरे वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। अगर आप 12th पास हैं तब, अगर आप ग्रेजुएट हैं तब, अगर आप सिर्फ 10th पास हैं तब भी क्या आपके पास एक मौका है, तो ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। ये पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक फ्रेशर हैं और आपको कुछ भी नहीं पता कि सरकारी नौकरी कैसे ले या सरकारी नौकरी में कैसे एंट्री होती है, तो ये पूरा वीडियो आपके लिए है, बहुत ध्यान से देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, जिसको हम हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग कहते हैं। भारत सरकार का एक उपक्रम है जो कि हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी सरकारी नौकरी होती हैं ग्रुप बी और सी में, उसको ये प्रोसेस करके रिक्रूटमेंट लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कैलेंडर के बारे में। तो 2025 के लिए कैलेंडर पहले ही आउट हो चुका है। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपकी नजर में होनी चाहिए। आप अभी से आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं, अभी से आपको लगना चाहिए या नहीं, इस बारे में बात करेंगे। ये पूरा कैलेंडर है, इसको देख लो। तो ये है JSA LDC ग्रेड लिमिटेड, जिसका 28 फरवरी से डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट आया था, चल रहा है, और 20 मार्च इसकी लास्ट डेट है। ये चल रहा है अभी, इट इज गोइंग ऑन। हम बात करेंगे SSC के टॉप 3 जो एग्जाम्स होते हैं, जहां पर जाना एक सपने से कम नहीं होता। अगर वहां पे आपको एंट्री मिल गई तो आपका एक बहुत बड़ा सपना पूरा हो जाता है, ये समझिएगा, और पूरी जिंदगी बदल जाती है। तो देखते हैं वो क्या है। फिर एक UDC ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं। ये आपके लिए नहीं है, ये डिपार्टमेंटल है, तो ये जो ऑलरेडी जॉब में है उनके लिए है। हम बात करेंगे एक फ्रेशर के लिए कौन से एग्जाम हो सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम देखेंगे, यहां पर आपको मिलेगा ये एग्जाम। आपको डेट दिखाई दे रही होगी, सब लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ये जो एग्जाम आपको दिखाई दे रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ये हर उस स्टूडेंट को देना चाहिए जो ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में है या ग्रेजुएट है, या फिर जिसको सरकारी नौकर बनना है, सरकारी कर्मचारी बनना है। ठीक है, ये जो डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है 22 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। मतलब आपके सामने सारी चीजें क्लियर है। एक जमाना था जब किसी को पता ही नहीं होता था कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब पेपर होगा, लेकिन आज के टाइम पर सारी चीजें क्लियर हैं। 22 अप्रैल, आज आप मार्च से लगा लो कि कितना समय आपके पास बचा हुआ है। 1 महीने बाद ये नोटिफिकेशन आ जाएगा और ये रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे, 21 मई तक चलेंगे, और जून से जुलाई में आपका पेपर हो जाएगा। तो आप मान के चलो मार्च के 20 दिन, 20 नहीं 15 दिन, अप्रैल, मई, जून, लगभग 100 दिन है। और सच में इन 100 दिनों में ये पेपर क्वालिफाई किया जा सकता है, ये प्रूवन है, ये देखा गया है। और क्योंकि जून जुलाई में ये सिर्फ प्रीलिम्स होगा, तो इसके बाद आपको 2 से 3 महीने का समय मिलता है मेंस के लिए। तो पूरा वीडियो देखना शुरू से आखिर तक। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप फ्रेशर हो, आपको कोई अंदाजा नहीं है कि कैसे केंद्र सरकार में नौकरी ली जा सकती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसके बाद में सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, ये दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, पुलिस इंस्पेक्टर की। और आप देखते हो एयरपोर्ट वगैरह पे जो इंस्पेक्टर्स होते हैं वो रिक्रूटमेंट भी यहीं से होती है, जिसको हम CAPF कहते हैं। हालांकि वो कई सारे वर्टिकल्स होते हैं। ये नोटिफिकेशन आ जाएगा 16 मई को, ठीक इसी के साथ, और 14 जून तक इसके रजिस्ट्रेशंस चलेंगे, और ये पेपर भी जुलाई से अगस्त में हो जाएगा। यानी कि जून से लेकर के अगर आप देखोगे तो ग्रेजुएट लोगों के लिए यहां पर मतलब ऐसे समझ लो कि चांदी ही चांदी है। डू और डाई वाली सिचुएशन है। अगर आपने मेहनत शुरू कर दी तो कहीं ना कहीं आप जरूर लग जाएंगे, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। इस सब के बाद में ये आता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी, जो कि +2 का लेवल होता है। अगर आप 12th पास हैं तब आप इस पेपर को दे सकते हैं। 27 मई से, यानी कि ठीक इसके साथ इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। 25 जून तक इसके रजिस्ट्रेशन चलेंगे। देख रहे हो ना आप, 1 महीने चलते हैं रजिस्ट्रेशन। और जुलाई अगस्त में ये पेपर भी है, जुलाई अगस्त में ये पेपर भी है। और इसके बाद में आता है MTS का पेपर, मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये ग्रुप C की पोस्ट होती है। जो लोग क्लर्क की पोस्ट होती है, आपने देखते हो सरकारी दफ्तरों में जो क्लर्क लोग होते हैं, उसकी रिक्रूटमेंट यहां से होती है। ये जून में नोटिफिकेशन आ जाएगा, 25 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन चलेंगे, और सितंबर अक्टूबर में इसका पेपर हो जाएगा। और इसके बाद बचता है स्टेनोग्राफर ग्रुप C एंड D। ये 29 जुलाई को नोटिफिकेशन आ जाएगा, 21 तारीख तक इसके रजिस्ट्रेशन होंगे, और अक्टूबर नवंबर में ये पेपर हो जाएगा। मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर
हर महीने में आपके पास एक पेपर है, और ये सब अगर मैं काउंट कर दूं तो कम से कम 50,000 भर्तियां यहां पर हैं, कम से कम। तो इन 50,000 भर्ती में भी अगर आप सिलेक्शन नहीं ले पाते हो तो फिर मतलब पढ़ाई छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है। आज से शुरू करोगे, एक एक दिन बहुत कीमती है। अगर आज से लगते हो तो दावे से लिखवा करके ले लो, अगर सही तैयारी की तो कहीं पे भी आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता इसको, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आपको इस चीज की अहमियत समझनी पड़ेगी। अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, ग्रेजुएट आपको हुए 1 साल या 2 साल हो चुके हैं, तब तो आपको और सीरियस हो जाना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं तब आपको लग जाना चाहिए। हालांकि अब तो कहा जाता है कि अगर कोई ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में है तभी उसको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि ग्रेजुएट होते होते वो पेपर को क्वालिफाई कर दे। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जॉब कितनी प्रेस्टिजियस है। हिंदुस्तान में एसएससी यूपीएससी के बाद आता है। यूपीएससी मतलब समझ रहे हो ना, आईएएस पीसीएस, उसके बाद सेकंड नंबर पर ये आता है। एसएससी सीजीएल के थ्रू अगर किसी की जॉब लगती है ना तो 6 से 7 साल में वो प्रमोट हो करके यूपीएससी लेवल के बराबर आ जाता है। आप इसकी वैल्यू को समझिएगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आप लोगों को इसकी जो बेसिक्स हैं वो बता देता हूं, पूरा पैटर्न क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ये सारी बातें हम करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, हम बात कर रहे हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में। नोटिफिकेशन कब आएगा आपको मैंने बता दिया। पर्पस क्या है, तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सीजीएल के बारे में। सीजीएल की बात कर रहे हैं इस वीडियो में, हम सीजीएल की बात करेंगे। फिर मैं अब हर एक मतलब आपको हर 2-3 दिन पे एक वीडियो दिखेगा। मैं दिल्ली पुलिस में सीपीओ एसआई के लिए वीडियो लेकर के आऊंगा, सीएचएसएल के लिए वीडियो लेकर के आऊंगा, एमटीएस के लिए लेकर के आऊंगा, और 0 से लेकर एडवांस लेवल तक जो भी आपको तैयारी करनी है सिलेक्शन तक, वो सारी मैं करवाऊंगा। देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले बात करते हैं सीजीएल का पर्पस क्या है। तो सीजीएल का उद्देश्य है ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए लोगों को हायर करना, ताकि केंद्रीय सरकार के जितने भी जो उपक्रम है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो सही से काम कर सके। कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्या होता है, सब बात करेंगे इस बारे में। अब क्या एजुकेशन चाहिए आप लोगों को, भाई बड़ी बेसिक सी बात है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिर्फ आपको एक चाहिए, ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएट हो, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हो, चाहे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से हो, चाहे रेगुलर हो, चाहे आपने डिस्टेंस से किया हो, चाहे आपके 99% नंबर हो या 33% नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। साइंस साइड है, आर्ट साइड है, कॉमर्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ग्रेजुएट होना चाहिए, दैट्स इट। आप अप्लाई करिए, पेपर दीजिए और जॉब लीजिए। ठीक है, एज लिमिट अलग अलग होती है। तो एज लिमिट की शुरुआत 18 से हो जाती है। कुछ पोस्ट्स में 27 है, कुछ पोस्ट्स में ये 20 से शुरू होकर के 30 तक जाती है, और कुछ पोस्ट्स में ये शुरू होकर के 32 तक जाती है। तो इस बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो एग्जामिनेशन की स्टेज क्या होती है। सबसे पहले होता है प्री एग्जाम, टीयर 1 जिसको हम प्रीलिम्स बोलते हैं। इसमें एमसीक्यूज आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ऑनलाइन पेपर रहेगा। टीयर 2 होगा इसके बाद में 2 या 3 महीने के बाद, 2 या 3 महीने के बाद। ठीक है, मेंस के पेपर में भी सब कुछ सेम रहेगा, सारा सिलेबस सेम रहेगा, 1-2 चीजें ऐड हो जाएंगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से बढ़ जाएंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। अभी सब बात करेंगे इस बारे में। फिर इसके बाद में अच्छा, डिस्क्रिप्टिव पेपर सीजीएल में नहीं आता है तो हम इसको हटा देंगे। डिस्क्रिप्टिव अब सीजीएल में नहीं आता है। कुछ जगहों पर आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, तो उसकी बात हम बाद में कर लेंगे। कौन सी पोस्ट होती हैं, पोस्ट जैसे कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर होता है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होता है, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई। समझ रहे हो ना, सीबीआई में इंस्पेक्टर होना कितनी बड़ी बात होती है ना। रेलवे मंत्रालय में सीधे सीधे पोस्ट मिलती है, कैबिनेट सेक्रेटरीट में आप सीधे सीधे पोस्ट लेते हो, बहुत बड़ी बात होती है। इससे ज्यादा इज्जत मान सम्मान समाज में आपको कोई दूसरी नौकरी नहीं दिलवाती। अगर आप बैंक की भी तैयारी करें तो उसकी एक लिमिटेशन है, यहां पर कोई लिमिटेशन नहीं है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। ये सारे मंत्रालय हैं जिसमें आपको सीधे एंट्री मिलती है। ठीक है ना, सेक्रेटरीट सर्विसेज में, सचिवालय में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब विदेश मंत्रालय में, सीबीआई, सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, गृह मंत्रालय, सीबीडीटी मतलब कस्टम्स एंड एक्साइज में, इसके बाद में इनडायरेक्ट टैक्सेस में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, समझ रहे हो ना, जो सरकारी लोगों के जो खाते ऑडिट करता है, ये सीएजी वो होता है, मंत्रियों के खाते ऑडिट करता है। ठीक है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में भी यहां से एंट्री मिलती है। इस सबके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ब्यूरो ऑफ पब्लिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके बाद सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जिसको हम कैट कहते हैं, और इसके बाद में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। सभी में, इसमें से किसी में भी आपकी रैंक पर निर्भर करता है, आपके प्रेफरेंस पर निर्भर करता है, आपको कहीं पर भी जॉब दी जा सकती है। ठीक है,
कौन सी पोस्ट में कितनी एज चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम, ये आपको सब यहां पर दिखाई देगा। तो सेक्शन ऑफिसर यहां से लेकर यहां तक अलग अलग जगहों पर, सेक्रेटरीट में ग्रुप बी की पोस्ट है सारी की सारी, 20 से 30 या 18 से 30 है। आप इसको देख लेना, पॉज करके देख लेना क्या काम होता है इन पोस्ट्स का। इस पद पर अगर आप आते हो तो क्या काम होता है, क्या जिम्मेदारियां होती है, इसके KRAs क्या होते हैं, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरियाज, क्या सैलरी मिलती है, क्या पर्क मिलती है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा, हर पोस्ट का एक सेपरेट वीडियो, बहुत मजा आएगा। ठीक है, ये चीजें हो गई। इसके बाद में ये जॉब है जो कि ग्रुप बी और सी दोनों में आती हैं, इट टोटली डिपेंड्स। ये हालांकि सबसे जो है इंस्पेक्टर और ये इंस्पेक्टर की पोस्ट ग्रुप बी में है, लेकिन ये पहले सी में आया करती थी, लेकिन अब ये भी ग्रुप बी में है। ठीक है ना, तो ये सारी की सारी ग्रुप बी में है और इनकी जो मिनिमम और मैक्सिमम एज है वो आपके सामने है 18 से 30। बाकी ये पूरा PDF आपको मिल जाएगा। PDF आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पर। आप सब लोग टेलीग्राम पर सर्च करना अमन जायसवाल सर, आपको एक ग्रुप मिलेगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और वहीं पर आपको क्लासेस से रिलेटेड अपडेट और इस तरह की PDFs जो आपके स्टडी मटेरियल में हेल्पफुल होंगी वो सब मिलेगी। तो ये आप काम कर लीजिएगा। ठीक है, इस सब के अलावा ये सारी पोस्ट आपको दिखाई देंगी। ऑडिटर की पोस्ट है, अकाउंटेंट की पोस्ट है, कौन से मंत्रालय में है, किस डिपार्टमेंट में है, सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। ग्रुप सी की पोस्ट है, 18 से 27 एज है। क्या इसमें एज रिलैक्सेशन मिलता है? जी हाँ, 3 साल 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। OBC के अगर कैंडिडेट हैं आप नॉन क्रीमी लेयर में तो 3 साल, अगर आप SC STs में आते हैं तो 5 साल। ठीक है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। इस सब के बाद में ये सारे मंत्रालय आपके सामने हैं, सारे पद आपके सामने हैं, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। लेवल 5 है, लेवल 4 है, ये सब चीज़ें हैं। मैं किसी और वीडियो में इसको और डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। टू द पॉइंट बात करते हैं, ये सब मैं आपको एक और वीडियो में अलग से बताऊंगा। तो अब बात करते हैं एक बार कि इसकी कट ऑफ क्या जाती है। पिछले कुछ वर्षों में देख लेते हैं तो कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ चुका है भाई। 2020 में इसकी कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए 154 गई थी और JSO की जो पोस्ट, इसमें अलग अलग लेवल होते हैं, तो अभी बस आप राउंड फिगर में समझो। 200 में से 150 नंबर चाहिए आपको अगर प्री का पेपर क्वालिफाई करना है। 200 में से आपको 150 160 नंबर चाहिए अगर आपको प्री का पेपर क्वालिफाई करना है। अगर, और देखो 2023 में तो बिल्कुल आतंक मच गया था, 2023 में तो 169 गई थी, समझ रहे हो ना, मतलब 85%। यानी कि कंपटीशन टफ है। थोड़ा सा टफ होने की बहुत सारी वजह हैं। पिछली साल वैकेंसी 2023 में बहुत ज़्यादा थी, और इसके अलावा एक और चीज़ कि पेपर का लेवल बहुत आसान आता है। अब जब आसान है तो सबके लिए आसान है, तो सारे के सारे धुरंधर हैं वहाँ पर, लड़ना पड़ेगा आपको भी तेज़ी से, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब एक बार हम इसके पेपर की डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टीयर 1 में क्या होगा। MCQ पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड। टीयर 2 में पेपर 1, 2 एंड 3 तीन पेपर होते हैं। पेपर 1 में कंपलसरी है सभी के लिए, जो आपको देना ही देना है। अच्छा, इसको डिटेल में समझा देता हूं, सब लोग देखो। तो सबसे पहले बात करते हैं टीयर 1 एग्जाम की। तो टीयर 1 एग्जाम में क्या होगा, 2025 की बात कर रहा हूं, 24 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 2025 की। ठीक है, 2025 का सिलेबस मैं आप लोगों को बता रहा हूं, 24 का नहीं है, 25 का है। ठीक है जी, तो ध्यान रखिएगा आप इस चीज को। तो दोस्तों बहुत ध्यान से समझना यहां पर हो क्या रहा है। सिलेबस पैटर्न सब कुछ सेम है, कुछ बदला नहीं है। इसको कहते हैं रीजनिंग। ये टीयर 1 की बात हो रही है। टीयर 1 में 4 सब्जेक्ट आएंगे, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको मैथ कहते हैं, और इंग्लिश। रीजनिंग में 25 क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन के 2 नंबर मिलते हैं आपको, 50 नंबर टोटल। जनरल अवेयरनेस में GS होता है, GK होता है। GS में बहुत सारी चीजें रहती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, सब कुछ। ठीक है, सब मिलाकर के 25 क्वेश्चंस होंगे, 2 नंबर का एक, तो टोटल 50 नंबर। ठीक है, यहां पर भी। इसके बाद में क्वांट में 25 क्वेश्चंस, 2 नंबर का एक, 50 क्वेश्चंस। इंग्लिश में 25 क्वेश्चंस, 2 नंबर का एक, तो यहां पर भी 50 क्वेश्चंस। आई होप इट इज क्लियर, ध्यान रखिएगा। अब प्री 100 नंबर के 100 क्वेश्चंस हैं, एक प्री में 100 क्वेश्चंस आएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो टोटल नंबर हो जाएंगे 200। 1 घंटे का टाइम मिलेगा, 60 मिनट का समय मिलेगा। कोई भी सेक्शनल कट ऑफ या सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको 15 मिनट इस सेक्शन में देने ही देने, नहीं, आप 5 मिनट में खत्म कर लो इंग्लिश, बाकी सारा टाइम GS पे लगा दो, रीजनिंग पे लगा दो, सब पे लगा दो, आपके ऊपर है। अब बात करते हैं टीयर 2 एग्जाम की। तो टीयर 2 का जो एग्जाम है, इसको ध्यान से समझना। इसमें 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन 1, 2 एंड 3। ये एक ही दिन में पेपर होंगे। तो सेक्शन 1 में एक साथ में 2 पेपर आपको देने होंगे, जिसको हमने कहा मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। तो सेक्शन 1 का मॉड्यूल 1 जिसमें आएगा मैथमेटिक्स, और मैथ के साथ में आएगा रीजनिंग।
मैथ के टोटल क्वेश्चंस होंगे 30 और रीजनिंग के टोटल क्वेश्चंस होंगे 30, तो कुल मिलाकर के 60 क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, तो टोटल नंबर आपके हो जाएंगे 180। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 180। सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 एंड 2 इंग्लिश और इंग्लिश के साथ में जनरल अवेयरनेस, ये सारे थ्योरेटिकल है। इंग्लिश सबसे ज्यादा कीमती सब्जेक्ट है आपके लिए, 45 क्वेश्चंस, और जीएस में आएंगे सिर्फ 25 क्वेश्चंस, 70 क्वेश्चंस, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 210 नंबर यहां पर आपके हो गए। ठीक है जी। इसके बाद में आता है सेक्शन 3, जिसमें मॉड्यूल 1 और 2 में क्या क्या आएगा। मॉड्यूल 1 में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। कुल क्वेश्चंस आएंगे 20, 3 नंबर का ही होगा, लेकिन ये है सिर्फ क्वालिफाइंग, इसके नंबर ऐड नहीं होंगे, मेरिट नहीं बनेगी। और जो स्किल टेस्ट है, डेटा एंट्री टाइपिंग स्पीड टेस्ट, इसमें भी सिर्फ क्वालिफाइंग रखा गया है, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के बात इतनी सी है कि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये 4 चीजें हैं। मतलब है तो इंपॉर्टेंट सब, लेकिन जितना स्कोर यहां कर लोगे वो सबसे अच्छा। वेटेज देख लो, जीएस की वेटेज 19%, क्वांट की 23, रीजनिंग की 23, इंग्लिश की 35%। बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं इंग्लिश का टीचर हूं, तो आप लोग इंग्लिश की जिम्मेदारी मेरे को दे सकते हो। अगर आप मेरी हर एक बात को मानते हो, सुनते हो, फॉलो करते हो, तो आपका इंग्लिश का सेक्शन क्वालिफाई कराने की मेरी जिम्मेदारी है, बशर्ते आप मानो, आप उसको फॉलो करो। ये सारी बातें क्लियर। अब तो ध्यान से देखिएगा, जो पेपर का टाइमिंग है ये एक अलग पेपर होता है, ये ऑप्शनल है। कुछ लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं जिसका अगर मैथ में मैथ है, 12th क्लास में किसी के पास मैथ है, या फिर कॉमर्स में किसी के पास स्टैटिस्टिक्स है, या फिर किसी ने ग्रेजुएशन स्टैटिस्टिक्स में किया है, तो फिर ये पेपर आप दे सकते हैं। ये एक एडिशनल पोस्ट है, तो ये आप सब ऑप्ट कर सकते हो। तो बहुत अच्छे आपके पास ऑप्शंस हैं कॉमर्स के लोगों के लिए। तो फिलहाल आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, आज इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। तो मेरा पर्पस ये था कि मैं आप लोगों को सचेत करा दूं थोड़ा सा, कि भैया सो मत, जाग जाओ, ये आपकी जिंदगी है जो अगले कुछ महीनों में आपके सामने लिखी हुई है, इसको ध्यान से देख लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा और अपने फोन पे लगा दो, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सीजीएल सब इंस्पेक्टर पुलिस दिए जो दिल्ली पुलिस में होता है, फिर सीएचएसएल, उसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ, फिर स्टेनोग्राफर, सारे पेपर लगे हुए हैं लाइन से, जून से लेकर नवंबर तक फुल पैक। यहां अगर अब लापरवाही दिखाई, अब आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप सोचते हो नोटिफिकेशन आएगा तब कर लेंगे, तो फिर छोड़ दो, आप लड़ाई में हो ही नहीं, है ना। ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेबस पूरा है, रिवीजन पूरा है, प्रैक्टिस पूरी है, अब नोटिफिकेशन आते वो बस मॉक देना शुरू करेंगे, मॉक टेस्ट। ऐसे लोग हैं, और ऐसे ही लोगों का सिलेक्शन होता है। तो थोड़ा सा जाग जाओ, थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ इस चीज़ को लेकर के। जिंदगी ना आज के टाइम पे उतनी आसान है नहीं जितनी कभी हुआ करती थी। आज बहुत मुश्किल है जिंदगी जीना। अपने आसपास नजर उठा करके देखोगे तो बहुत दिक्कतें दिखेंगी, तो आपको समझना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ चाहिए तो आप लोग सब लोग सर्च करना टेलीग्राम पर, अमन जायसवाल सर, सब लोग सर्च करेंगे अमन जायसवाल सर, और मैं वहां पर आपको मिल जाऊंगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी आपसे मुलाकात होती रहेगी। अब तो लगातार मिलते रहेंगे हम हर दूसरे तीसरे दिन। अगर आपका किसी भी एग्जाम को लेकर के कोई भी सवाल है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके का डाउट है, इस वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं सारे डाउट्स पढ़ूंगा और उन डाउट्स को लेकर के आपके एक वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें सारे डाउट्स का सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है जी, तो इतना मैं कर सकता हूं। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय। अलर्ट हो जाओ।